कार्लोस गधे ने अपने नौकर के जरिए से सिराओशी को जंजीरों से पकड़ लिया होता है और किसी पागल बंदर की तरह उछल रहा होता है। सिराओशी को बहुत ज्यादा पेन होता है और फुकारोशी सिराओशी को बचाने के लिए मैदान में आगे बढ़ने लगता है, पर तभी नेपच्यून इसे रोक देता है। पिताजी, मुझे जाने दीजिए। वीवी और रेबेका को भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सिराओशी की जान को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर रेबेका को साई यहाँ पर रोक लेता है और इसे समझाते हुए कहता है कि मेरी बात को जरा गौर से सुनो। मैं जानता हूँ कि सिराओशी तुम्हारी बहुत ही अच्छी दोस्त है, लेकिन तुम्हें अपने किंगडम के बारे में सोचना होगा। अगर यहाँ पर तुमने सिराओशी की मदद करने की कोशिश की तो ये लोग तुम्हारे किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और सेम बात वीवी से भी कही जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों ना चाहते हुए भी रुक जाते हैं और सिराओशी के साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है और इसे किसी स्लेव की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ये देखकर लियो से रहा नहीं जाता है और मैदान में कूद पड़ता है और अब साई से भी रहा नहीं जाता है और सिराओशी की हेल्प करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। पर जैसे ही लोग मैदान में कुछ करने वाले थे तभी रॉब लूची यहाँ पर आ जाता है और सिंगल अटैक से ही इन दोनों को निपटा कर रख देता है। और लूची से इतनी ज्यादा मार खाने के बाद साई इससे पूछता है कि तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसने अभी और तुम्हारी कंट्री की जान बचाई है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। न जाने इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो जाता। और हम काकू को भी देखते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, अगर हम उन दोनों को नहीं रोकते तो न जाने इस वक्त कितनी कंट्रीज के बीच में वॉर छिड़ जाती और पूरी CP0 यहाँ पर मौजूद होती है। और काकू और रॉब लूची ने CP0 को ज्वाइन कर लिया है और हम लोग एनिस लॉबी के उन सभी सीन्स को भी देखते हैं जहाँ पर लूफी ने रॉब लूची को हराया था। और रॉब लूची सभी से कहता है कि ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन से तुम देख रहे हो ये असल में इस पूरी दुनिया के क्रिएटर्स की तरह है। भले ही दिखने में चोमू और बेवकूफ लगते हैं पर हम आम इंसान इनके सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के चलते अकरे लोग कोई चीज को मांग रहे हैं तो हमें बिना अपना मुंह खोले इन्हें चुपचाप दे देनी चाहिए। और वीवी इसका दिमाग खराब हो जाता है और बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? आखिर तुम बोल क्या रहे हो? और इसके कॉलर को पकड़ लेती है और तभी किंग नेपच्यून अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है। इसकी बॉडी से एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और इसकी आवाज भी बदल जाती है। प्रिंसेस वीवी, तुमने यहाँ तक हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। तुमने सिराओशी के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और किंग नेपच्यून गुस्से के साथ आग बबूला हो जाता है। होते ही में लगता है तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। तुम्हारा सपना कि इंसान और फिशमैन दोनों आपस में मिलजुल कर रहे हैं, पर लगता है तुम इनके बारे में गलत थी। इनकी फितरत पहले जैसी ही है। पर तुम चिंता मत करना, एक बार किसी तरह से मैं अपने बच्चों को बस सही सलामती यहाँ से बाहर निकाल दूं, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी दोबारा सरफेस पर लौट कर नहीं आऊंगा। और ऐसा बोलकर एक जोरदार हमला सीधा कार्लोस पर करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर कार्लोस की भी हवा टाइट हो जाती है। पर वीवी नेपच्यून को रोकने के लिए आगे आ जाती है, पर नेपच्यून किसी की बात नहीं सुनता है। पर तभी मैदान में एक और सेलेस्टियल ड्रैगन आ जाता है और घुमाकर अपना डंडा कार्लोस के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से कार्लोस की बत्ती गुल हो जाती है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इवन की किंग नेपच्यून भी हैरान हो जाता है। और गाइज, ये वही सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसका नाम सेंट डोंकीजोट है। सिराओशी की मदर यानी कि ओतोहिमे ने इसकी जान बचाई थी, जैसा कि हम फिशमैन आर्क में देख चुके हैं। ये बंदा अपने पैरों के बल बैठ जाता है और किंग नेपच्यून के सामने अपना सर झुकाकर माफी मांगता है और कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ और मैं तब से लेकर अब तक आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था कि कब आप लोग सरफेस पर आएंगे और कब मैं आपसे दोबारा से मिल पाऊंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। पर किंग नेपच्यून, ये मेरी जुबान है, अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप बेझिझक होकर प्लीज मुझसे कहिएगा। और एक सेलेस्टियल ड्रैगन को इस तरह से अपने घुटनों पर आता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। काइडो नशे में होता है, तभी इसके पास इसका एक नौकर आता है जिसके पास एक ट्रांसपोंडर स्नील होता है और बताने लगता है कि कोई आपसे बात करना चाहता है। और ये कोई और नहीं बल्कि बिग मॉम होती है। और बिग मॉम काइडो से कहती है, कैसे हो काइडो? और बिग मॉम की आवाज सुनकर काइडो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसे इतने दिनों के बाद इसकी याद कैसे आ गई। वो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को हाथ मत लगाओ, वो मेरे दुश्मन हैं और मैं उनके किए की सजा उन्हें देना चाहती हूँ। मैं खुद उन सभी को अपने हाथों से मसलूंगी। अब स्ट्रॉ हेड का नाम सुनकर काइडो की सटक जाती है और कहने लगता है कि क्या आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? स्ट्रॉ हेड ने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है और उसने जो मेरे साथ किया है मैं उसके लिए उसकी जान लेकर ही रहूंगा। और इसी के साथ इन दोनों में लूफी को मारने के लिए एक जंग छिड़ जाती है कि कौन उसे मारेगा और दोनों के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है। चलो ठीक है, हमारा दुश्मन एक ही है तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें, जैसे हम पुराने समय में रहा करते थे, बिल्कुल वैसे ही काइडो। और बिग मॉम और काइडो के बीच में ये जो कन्वर्सेशन होती है ये नेवी के हेडक्वार्टर्स में भी ट्रांसपोंडर स्नील के जरिए सुन रहे होते हैं। तो सभी लोग सीरियस हो जाते हैं, चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद हम किजारू को देखते हैं जो कि अकाइनो से कहता है कि लगता है ये लोग कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं, तो क्या मैं इन्हें जाकर हैंडल करूं क्या? इसकी बात सुनकर अकाइनो कहता है कि नहीं, फिलहाल वहाँ पर जाना सेफ नहीं रहेगा क्योंकि वानो कंट्री में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वॉरियर्स हैं जिनके बारे में हमें अभी ठीक से नहीं मालूम है क्योंकि ये जगह पूरी तरह से आइसोलेटेड है। ओ अच्छा बबुआ, तो तुम्हारा मतलब उनसे बुरा ऐसे है? हाँ। इसके बाद हम कार को देखते हैं जिसके सामने एक वाइस कमांडर जिसका नाम ग्योन है और हाल ही में इस पोजीशन को अचीव किया है। ये लड़की गार्प से कहती है कि आखिर आप ये कर क्या रहे हैं गार्प, क्या आपको मालूम भी है क्या? बिग मॉम और काइडो दोनों स्ट्रॉ हेड के पीछे पड़ चुके हैं जो कि आपका ही पोता है। ये सुनकर गार्प हंसने लगता है और कहने लगता है कि वैसे भी यहाँ पर राइवरी चल रही है और हम सभी लोगों की रक्षा करने में व्यस्त हैं, हम लोग यहाँ से हिल भी नहीं सकते। तभी यहाँ पर एक और वाइस एडमिरल कहने लगता है कि अकाइनो का इसके बारे में क्या कहना है और ये बताती है कि अकाइनो ने हमें इसके बारे में मना किया है। वैसे भी मेरे वहाँ पर जाने से कुछ नहीं बदलेगा। पर गार्प, आप जानते हैं ना, ये दोनों अगर एक हो जाते हैं तो नेवी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके बाद हम 5 एल्डर्स को देखते हैं जहाँ पर इनके सामने एक ब्लैक रॉब पहना हुआ बंदा आता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि शैंक्स होता है। शैंक्स इन 5 एल्डर्स के पास जाता है और इनसे
उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पर एक पायरेट के बारे में बात करने आया हूँ और यहाँ पर शैंक्स का इन 5 एल्डर्स के पास आना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। और यहाँ पर मैरी जॉयस पर हम एक कैसल को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अलग तरह का कैसल होता है और इस कैसल के आगे 3 बहुत बड़े बड़े गेट्स होते हैं और इनमें से एक गेट के जरिए हम सीधा उस कैसल की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहते हैं। इन गेट्स के ऊपर कुछ सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं और तभी बाहर से कुछ सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं और गेट के पास खड़े सोल्जर्स पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। दरअसल हमें बताया गया है कि यहाँ पर कुछ सोल्जर्स की कमी है, इसलिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है। और किसी भी गार्ड को इन पर शक नहीं होता है और इन सभी को अंदर जाने देते हैं, जिनमें से जो एक गार्ड होता है उसके आर्मर के अंदर कोई और नहीं बल्कि साबो होता है और ये सभी लोग इस कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं और साबो यहाँ पर आकर एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू कर देता है कि आखिर ये जगह है कैसी, यहाँ पर कितने गेट्स हैं और हर छोटी बड़ी डिटेल्स को अपने कैमरा में कैद कर लेता है। और साबो जब ये सारी चीजें कर रहा होता है तो पीछे से एक गार्ड इसे देख लेता है और साबो पर हमला कर देता है, पर साबो इसे बहुत आसानी से हरा देता है। और यहाँ पर सिराउशी के हाथ में जो चोट लगी होती है उसे प्रिंसेस मेंचुरी अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके ठीक कर देती है, अपने आंसुओं का यूज करके, और सेकंड्स में ही इसकी सारी इंजरीज को हील कर देती है। तुम्हारा शुक्रिया छोटी प्रिंसेस। और तभी पैल भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि इससे वीवी की चिंता हो रही होती है और इससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्रिंसेस वीवी मुझे माफ कर देना, मैं आपको छोड़कर चला गया जबकि आपको मेरी यहाँ पर फिक्र हो रही थी और हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरे पिता कहाँ पर हैं? जिस पर फैल बताने लगता है कि आपके फादर और किंग रिको दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और साथ ही में जो एडमिरल फुजितोरा है उन्होंने आपके फादर को एक लेटर भी दिया था और किंग रिको और आपके फादर मिलकर इस लेटर पर भी डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम किंग नेपच्यून को देखते हैं जहाँ पर डोंकी जोड के सामने होता है डोफ्लामिंगो नहीं, ये सेलेस्टियल ड्रैगन, और सिराउशी की जान बचाने के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरी वाइफ ओतोहिमे से किया गया वो वादा मैं तोड़ देता। जिस पर ये कहता है कि इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आपकी यहाँ पर जो मीटिंग है ये 7 दिनों तक चलने वाली है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए और 7 दिनों तक सिराउशी मेरी जिम्मेदारी है। और इनकी बातें सुनकर लियो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरा तो अभी भी मन कर रहा है कि 2-4 सेलेस्टियल ड्रैगन्स को यहीं पर मार गिराऊं। ये सभी लोग कितने ज्यादा बुरे हैं। जिस पर डोंकी जोड कहने लगता है कि जेंटलमैन, अगर आपको दोबारा से कोई सेलेस्टियल ड्रैगन ऐसी कोई नीच हरकत करता हुआ दिखे तो मैं आपको आजादी देता हूँ उन सभी को बहुत बुरे तरीके से मारना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। इसके बाद हम साबो को देखते हैं और साबो इस कैसल को ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर चुका था और डिसाइड करता है कि अब इसे वापस जाना चाहिए। पर तभी बीच में इसका सामना 2 सोल्जर्स के साथ हो जाता है पर इन्हें बहुत इजीली मसल कर रख देता है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और एक जोरदार मुक्का मार के सामने की वॉल को तोड़ देता है और हवा से जंप करते हुए सीधा अपने दोस्त की पीठ के ऊपर लैंड कर जाता है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम मस्कॉनी को देखते हैं जो कि सॉर्वेट किंगडम की क्वीन होती है और ये बुढ़िया उसी गेट की तरफ आगे बढ़ रही होती है जिस गेट के उस पार सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहते हैं और इस गेट के सामने कुछ सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं। और जैसे ही सभी सोल्जर्स मिस्कॉनी को देखते हैं तो इसे रोक देते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, मुझे उनसे मिलना है। नहीं मैम, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको इस बार नहीं जाने दे सकते, प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। और तभी यहाँ पर जो सेलेस्टियल ड्रैगन कार्लोस है यहाँ पर आ जाता है और इसकी वजह से गेट भी ओपन हो जाता है और गेट के उस पार इसका फादर कूमा के ऊपर सवार होता है और गाइस ये वही बार्थलोमियो कूमा है जो कि 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक हुआ करता था और साबाओडी में लूफी और सभी को गायब कर दिया था। अब अपने पिता के सामने कार्लोस किसी छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता है। पिताजी, ओ मेरी बात सुन रहे हो ना? उस डोंकी जोड के बच्चे ने मेरे साथ क्या किया? हाँ मैं जानता हूँ वहाँ पर क्या हुआ था। मैं तो एक खबर पाते साथ ही अपने बेटे को लेने के लिए आ रहा था। तुम चिंता मत करो, उसे तो हम बाद में देखेंगे। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये आधा पागल है पर इसने अपनी ही प्रजाति पर हमला कर दिया जिससे कि साबित हो जाता है ये बंदा पूरा पागल है और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो है ही अजीब इंसान क्योंकि 20 साल पहले होमिंग भी बिल्कुल इसी की तरह बातें किया करता था और अब वही सेम दौरे इससे भी पड़ने लगे हैं और अब इसके पास भी ना कुछ स्लेव है ना ही कोई एक्शन है। और इन दोनों की कन्वर्सेशन का फायदा उठाकर ये बुढ़िया चुपके से अंदर घुस जाती है और तभी कार्लोस की नजर कूमा पर जाती है। अरे पिताजी, आपने तो इसे खरीद लिया? हाँ, मैं कब से इसे अपना स्लेव बनाना चाहता था और देखो फाइनली मैं इसमें कामयाब हो ही गया। और साबो भी ये सारा नजारा देख रहा होता है और जब कूमा को ऐसी कंडीशन में देखता है तो इसका खून खौलना शुरू हो जाता है। इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है पर फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकता है। कार्लोस को कूमा पसंद आ जाता है। वाकई में पिताजी, ये स्लेव तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आइडिया भी है क्या ये कितना ज्यादा ताकतवर है? ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इससे तुम जितना मर्जी मारो, जितना मर्जी पीटो, यहाँ तक कि अपनी तलवार से इस पर लगातार हमला भी करते रहो। इससे जितनी मर्जी तकलीफ दो, ये तीखना तो दूर की बात, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता है। और कार्लोस का भी दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही एक स्लेव चाहिए। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मेरा स्लेव नहीं देने वाला हूँ, समझ गए ना? अब ये सारी बातें सुनकर साबो से रहा नहीं जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और मैदान में कूदने वाला होता है पर तभी कराजू यहाँ पर आकर इसे रोक लेता है और इसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, ये सही मौका नहीं है, तुम्हें मालूम है ना हमारा असली मिशन क्या है। और तभी मॉर्ले यहाँ पर आता है और इन दोनों को जमीन के अंदर छुपा लेता है। इसके बाद हम क्वीन कोनी को देखते हैं और अगली ही पल ज्वेलरी बोनी में बदल जाती है और काफी ज्यादा जवान और खूबसूरत हो चुकी है। कुमार सर, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपको इस हालत में देखूंगी। बस एक बार सही वक्त आने दीजिए, उसके बाद मैं इन सभी को इनके किए की सजा जरूर दूंगी। इसके बाद अंडरग्राउंड में हम साबो को देखते हैं जहाँ पर एक गुस्से के साथ अपने हाथ पैर पटक रहा होता है जिसे देखकर इसके कॉमरेड्स कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें शांति से काम लेना होगा। आखिर तुम लोग बोल क्या रहे हो? क्या तुम्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आता? आखिर ये लोग हमारे दोस्त के साथ क्या कर रहे हैं? अब बस बहुत हो चुका। उन लोगों ने कुमा के साथ वो सब कुछ किया जो डिजर्व भी नहीं करता है। उस जैसा एक काइंड हार्टेड पर्सन ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता और इन सब के लिए मुझे उन सभी को मजा चखाना ही होगा। मैं उसका बदला
बदला जरूर लूंगा। जिस पर कराजो इसे समझाता है। साबो, इस वक्त गुस्से से काम नहीं लेना है। तुम जैसा महसूस कर पा रहे हो हम भी वैसा ही कर रहे हैं, पर सरकार ये सब कुछ इसके साथ जानबूझकर कर रही है क्योंकि उसने सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अगेंस्ट जाने के बारे में सोचा। इसी वजह से सरकार उसे टॉर्चर कर रही है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रही है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम राजा हो या कुछ और। अगर तुम सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अगेंस्ट जाते हो तो तुम्हारे साथ यही होगा। और वैसे भी अगर हम उसे बचा भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगा। तभी कराजो कहने लगता है कि अगर हम इस वक्त कुमा को बचाने जाते हैं तो पास ही में CP0 और फिर नेवी का हेडक्वार्टर और तो और अभी इनके साथ एक एडमिरल भी मौजूद है। हम ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे मैदान जंग में नहीं उतर सकते हैं, वरना हम सभी लोग पकड़े जा सकते हैं और फिर कुमा जैसा हाल हमारा भी हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं जानता हूँ हमें क्या करना है और या तो हम इस मिशन में कामयाब होंगे या फिर यहीं पर मारे जाएंगे। हम एक फ्लावर गार्डन को देखते हैं जहाँ पर वही मिस्टीरियस सा बंदा ब्लैक कपड़ों में यहाँ पर मौजूद होता है। गाइस, इस बंदे का नाम ईमो है और इसके हाथों में लूफी का वांटेड पोस्टर होता है। और इसी दौरान कार्लोस और उसका फादर ये दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं और नीचे जमीन के अंदर लिंडबर्ग सभी से कहता है कि इस मैरी जॉयस के अंदर टोटल कितनी एंट्रेंसेस हैं और कितने एग्जिट्स हैं। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन दिक्कत बस यहाँ की सिक्योरिटी है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस मिशन को कंप्लीट करना होगा और हमारे दोस्त कुमा को हर हालत में यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं जानता हूँ कुमा ने एक बार तुम्हारे भाई की जान बचाई थी, है ना साबो? हाँ, तुमने सही कहा। तो मेरी मेमोरी से जा चुकी थी, मुझे किसी भी बात का होश नहीं था, लेकिन जब मेरे भाई को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, जब बहुत ही ज्यादा लाचार था, तब कुमा ने उसकी मदद की थी और उसकी जान बचाई। और साबा ओडी के उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर कुमा ने लूफी के सभी दोस्तों को एक एक करके यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया था और सभी लोग अलग अलग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। लूफी और उसके सभी दोस्त, इन लोगों ने बीते 2 सालों में बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। उन सभी की स्ट्रेंथ हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर अगर उस वक्त अगर कुमा मेरे दोस्तों की मदद नहीं करता तो शायद आज वो लोग जिंदा नहीं होते। और 1000 सनी के ऊपर लूफी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। और हो भी क्यों ना भाई, इसकी बाउंटी बढ़ चुकी है। बार बार बस अपने बाउंटी पोस्टर को ही देखे जा रहा था। 1.5 बिलियन की बाउंटी सांची न्यूज़पेपर को देखता है जिसके अंदर रेवरी के बारे में लिखा होता है और रेवरी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जितने भी लीडर्स आए थे सभी लोग एक एक करके मीटिंग में एंटर हो जाते हैं और इन सभी की डिस्कशन शुरू हो जाती है। मरीन और उसके कामकाज के बारे में डिस्कस करते हैं कि फाइनली मरीन ने एक अच्छा काम तो किया, डो फ्लामिंगो को पकड़कर एम्पल डाउन जेल के अंदर डाल दिया और काइनो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तभी ये लोग लूफी की बात करते हैं जहाँ पर इनमें से एक कहने लगता है कि क्या तुमने स्ट्रॉ हेड के बारे में सुना? क्या अभी हाल ही में उसने बिग मॉम जो कि एक एम्परर है उसकी टेरिटरी में घुस गया था और उसकी कैपिटल को तबाह कर दिया और अब इसका अगला टारगेट वानो कंट्री है। और लूफी का नाम सुनते ही एलाबास्ता के राजा और ड्रेसरोजा के राजा इन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं और सभी लोग वानो को एक बिजनेस लैंड बनाने के बारे में भी सोचते हैं। पर सभी लोग कहने लगते हैं कि वो एक बिना कानून वाला देश है और सरकार के अंडर में नहीं आता है, वहाँ पर नेवी भी ढंग से नहीं जा पाती है, तो वहाँ पर हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। इसके बाद हम 5 एल्डर्स को देखते हैं, ये सभी लोग चलकर कहीं पर जा रहे होते हैं। राइवरी की मीटिंग अब शुरू हो चुकी है पर एलाबास्ता किंगडम का राजा कोबरा वो हमसे अकेले में कुछ बातचीत करना चाहता है। अब हमें और भी ज्यादा फोकस रहना होगा क्योंकि दुनिया का ये जो पावर बैलेंस है अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बिग मॉम और काइडो ने भी हाथ मिला लिया है जिसका मतलब है कि माहौल बहुत ही जल्द गर्माने वाला है और माहौल के बिगड़ने से पहले ही हमें सब कुछ ठीक करना होगा। इसके बाद फ्लावर चैम्बर के अंदर हम ईमो को देखते हैं। तभी एक सर्वेंट यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ग्रेट ईमो सर। वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर ये बंदा यहाँ से चला जाता है और इसके जाने के बाद हम यहाँ पर 3 पोस्टर्स को देखते हैं। ये तीनों पोस्टर्स लूफी, सिराओशी और ब्लैक बियर्ड के होते हैं जिसका मतलब ये है कि ईमो इन तीनों के पीछे पड़ा हुआ है। और ईमो के हाथ में हम वीवी की फोटो भी देखते हैं। अब ईमो एक एम्प्टी थ्रोन के ऊपर आकर बैठ जाती है और बाकी के जो 5 एल्डर्स होते हैं ये सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ इसके सामने सर झुकाकर बैठ जाते हैं। ग्रेट ईमो, हमें बताइए क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आखिर इस बार किसे मिटाना है? और हम ईमो के फेस को भी देखते हैं और 5 एल्डर्स जिसे वन पीस की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है ये सभी लोग इसके सामने घुटनों के बल बैठे हुए हैं जिसका मतलब साफ है ये वन पीस के वर्ल्ड का जो सीक्रेट रूलर है वो और कोई नहीं बल्कि ईमो है। इसके बाद हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि सुनसान पड़ा होता है और हम कुछ घरों को भी देखते हैं। तो मिंग ट्राइब के बंदे यहाँ पर आ जाते हैं जो कि सूट बूट में थे। जो को नजारा देखकर लग रहा है कि यहाँ पर दिन दहाड़े लूटमारी की गई है। और इसी दौरान हम मिंग ट्राइब के उन दोनों गार्डियंस को भी देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अगर मार्को हमारे साथ हाथ मिला लेता है तो वानो कंट्री में हमारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कैट वाइपर शांति से एक जगह पर बैठा होता है और मार्को अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके एक घायल जानवर को ट्रीट करने में लगा होता है और उसके पैर को हील कर देता है। और मार्को एक एक करके सभी इंसानों को भी हील करने लगता है जो कि तकलीफ में होते हैं और अपना काम खत्म करके कैट वाइपर के पास आकर बैठ जाता है और यहाँ के नजारे को देख कर कहने लगता है, कैट वाइपर सर, इस गांव को देख रहे हैं ना, इस गांव को सही मायने में व्हाइट बियर्ड ने बसाया था। जब तक वो जिंदा रहे इस गांव का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और अब क्योंकि व्हाइट बियर्ड जा चुके हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस गांव का ख्याल रख रहा हूँ। और व्हाइट बियर्ड ने अपनी जर्नी में जो भी गलत पैसा अर्न किया था यानी कि लूट मार का पैसा वो सारा पैसा इसी गांव को दे देता था, कुछ भी अपने पास नहीं रखता था। और ये सुनकर कैट वाइपर कहता है, वैसे ये सब तो ठीक है पर इस दुनिया के लोग इतने ज्यादा करप्ट हो चुके हैं कि साफ पैसा एग्जिस्ट नहीं करता। 2 साल पहले जो मरीन फूड की फॉर हुई थी जो कि आपको याद होगा जिसमें कि हमारे कैप्टन हमारे फादर व्हाइट बियर्ड उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से जितने भी व्हाइट बियर्ड के क्रू मेंबर्स थे और डिवीजन कमांडर्स थे इन सभी ने व्हाइट बियर्ड की जितनी भी टेरिटरीज थी उन्हें बचाने के चक्कर में हम लोगों ने ब्लैक बियर्ड को चैलेंज कर दिया। पर उस बैटल में हमें बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और तब से ही हम सभी लोग एक दूसरे से अलग हो गए। वैसे क्या तुमने एडवर्ड के बारे में सुना है क्या? वो इस वक्त
एक वॉरलॉर्ड है और खुद को व्हाइट बियर्ड का बेटा बताता है और उसकी माँ व्हाइट बियर्ड की वाइफ बताती है। मुझे नहीं मालूम, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये लोग व्हाइट बियर्ड की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि इस विलेज के पीछे, और किसी तरह से मुझे भी टारगेट करने वाले हैं। और थाउजेंड सनी फुल स्पीड के साथ वानो कंट्री की तरफ आगे बढ़ रही होती है और रास्ते में नामी लूफी को सब कुछ बता रही होती है न्यूज़पेपर पढ़कर। और सबसे पहले किंग नेपच्यून के बारे में बताती है जो कि मैरी जोइस में आए हुए हैं राइवरी को अटेंड करने के लिए। लूफी खाना खाता है और इस सारी न्यूज को सुनता है। अरे उनके साथ तो सिरोशी भी आ रखी है। क्या सिरोशी? चलो भाई शुक्र है फाइनली ये छोटी बच्ची थोड़ी तो बड़ी हो गई। एक सेकंड, इसमें तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि गारब के बारे में भी लिखा हुआ है लूफी। और विवी की फोटो भी इसमें छपी होती है और विवी का नाम सुनते ही सांजी इसके प्यार में पागल हो जाता है और न्यूज़पेपर के अंदर घुसकर ठरक दिखाने लगता है। ब्रूक भी ठरकी बन जाता है पर नामी इन दोनों को भून कर रख देती है और दोनों साइड में पड़े होते हैं और न्यूज़पेपर में डॉक्टर कुरेहा और बाकी सभी के बारे में भी पढ़ती है। तभी लूफी के मन में एक ख्याल आ जाता है, ब्रूक यार बस किसी तरह से मेरी ये जर्नी पूरी हो जाए, इसके बाद मैं अपने सभी दोस्तों से मिलने जाऊंगा। पर हमारा ये जो स्नेल है ये अभी तक वानो से कनेक्ट नहीं हो पाया है, लगता है यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। और क्योंकि अब हमारी सारी स्ट्रॉ हैट वानो कंट्री की तरफ अब आगे बढ़ रही है तो हम उसी फ्लैशबैक को देखते हैं जब मोमो ने पहली बार सभी को बताया था कि असल में ये लैंड ऑफ वानो का शोगुन ओजुकी मोमोनोसुके है।